क्योंकि मैं सारा वक्त ऊपर डेक पे सेलर्स के साथ ट्रेनिंग करता रहता हूँ। इट इज रियली अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। समंदर की अपनी एक दुनिया है। अ फैसिनेटिंग जर्नी, आई मस्ट से, रियली अ फैसिनेटिंग जर्नी। अच्छा ये बताएं कि सलमान और जुनैद कैसे हैं? जुनैद को तो आजकल बहुत खुशी है, अलबत्ता सलमान थोड़ा सा परेशान है। अरे वो क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में हुआ है ये है कि सलमान को एक अंग्रेज ने लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस? वो क्यों? भाई वो हुआ ये है कि सलमान का जब पहला एपिसोड गालिबन चला है तो वो गोरा दुबई में था। उसने इत्तेफाक से ये एपिसोड देखी है और उसे पता लग गया कि ट्रेन में सोते हुए उसका बोर्ड किसने उल्टा किया है। उसने नोटिस में लिखा है कि इस हरकत की वजह से किसी ने उसे जगाया नहीं और जब 12 बजे रात को ट्रेनें बंद हुई हैं तो वो अंदर ही सो रहा था। इसीलिए खुश हो? जी नहीं, जुनैद की खुशी की वजह एक और है। जुनैद साहब को तो अल्लाह ऐसा मौका दे कि उसे टेलीफोन फ्री मिल जाए। अब वो ये रहा है कि वो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और 5 वक्त नमाज से पहले कराची टेलीफोन करके भाभी से बात करता है और नमाज के बाद पेरिस फोन करके उस लड़की को उर्दू सिखाता है जिससे वो फ्रांसीसी में गिनती सीख के आया है। ओके फकर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आप चल के सलमान को जरा तसल्ली दें, हम चलते हैं अदनान की तरफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे सलमान को तो सिर्फ गोरा ने लीगल नोटिस दिया है, लेकिन जुनैद को फ्रेंच लड़की से जरा बात करनी चाहिए। ये ना हो कि कराची पहुंचकर इन्हें भाभी लीगल नोटिस दे दें। बिल्कुल, आइए अब चलते हैं इटली और देखते हैं कि अदनान क्या सीख रहे हैं। चाओ दुनिया की मीठी जबानों में से एक जबान है इटालियन। इस जबान का सबसे मीठा लफ्ज चाओ है। चाओ का मतलब वेलकम भी है, गुड बाय भी है, चीयर्स भी है और भी बहुत कुछ है। चाओ। इटली का तारुफ कराने लगूं तो शायद खत्म होने में ना आए। आर्ट और कल्चर की बात हो तो इटली डिजर्व करता है दुनिया के नक्शे पे सिर्फ वही हो और कोई ना हो। ये वो मुल्क है जिसने हॉलीवुड को सोफिया लॉरेन, क्लॉडिया कार्डिनेल और जीना रूलो ब्रेजिटा दी है। पावरोटी जैसा गाने वाला और फिलिनी जैसा डायरेक्टर दिया है। लियोनार्डो डिविंची, राफेल, माइकल एंजेलो जैसे फनकार हाथ दुनिया में और किसे नसीब हुए हैं। बेन हर, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, क्लियोपेट्रा और गॉडफादर जैसी फिल्में इसी मुल्क के बारे में देखने को मिली हैं। और सुनने के लिए इसी मुल्क के मार्कोनी ने हमें रेडियो का तोहफा दिया और यहीं के किसी बहरे इंजीनियर ने हमें सोते से जगाने के लिए रिक्शा इजाद किया। अगर इस हुजूम की बेगम और 8 अदद बच्चों के साथ किसी चीज पे सवारी मुमकिन है तो वो एक स्कूटर है वेस्पा। यहीं से गया है। मुझे और मुझ जैसे कई चटोरों को पिज्जा, मैकेरोनी और स्पैगेटी दिए इसी मुल्क ने। मेरी और मुझ जैसे बहुत लोगों की किस्मत जिस गाड़ी के ख्वाब देख देख कर हारी है उसका नाम फरारी है। मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को जिन्हें पेट्रोल आग लगाता है गाड़ी में लगाने के लिए सीएनजी की किट दी है इसी मुल्क ने। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ इसी मुल्क को ये एजाज भी हासिल है कि इसने दुनिया में बदमाशी का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम माफिया के नाम से जानते हैं। आइए इस अजीब और गरीब मुल्क से मिलते हैं। इटली में खाने गिनने लगे तो पास्ता, पिज्जा, कैप्रिचो, विटेल्लो और पता नहीं क्या क्या। ओके, जिस मुल्क में खाने और पीने का ये आलम है उसकी नौजवान नस्ल इतनी स्मार्ट और फिट कैसे समझ नहीं आता। इटली ने सारी दुनिया के नौजवानों को रोमियो और जूलियट के थ्रू एक खास तरह की इंस्पिरेशन दी। खुद इटली का हर जवान लड़का भी आज तक रोमियो के असर से नहीं निकल सका।
पर सिर्फ इतना है कि उसके लिए हर अच्छी शक्ल की लड़की जूलियट है और वो उससे फिदा होने में सेकंड की सुई को एक से दूसरी दफा नहीं हिलने देता। इस वक्त आप एक फ्लर्ट को अपनी बहुत सी महबूबाओं में से एक से छुटते हुए देख रहे हैं। सारी दुनिया मानती है कि इटालियन मर्द से ज्यादा फ्लर्ट और कोई नहीं। आप सोचेंगे कि अगर ये बात हर कोई जानता है तो फिर औरतें इनके चक्कर में कैसे आ जाती हैं? तो इसका बहुत ही आसान जवाब है और वो ये कि औरत अपनी तारीफ सुनना चाहती है, चाहे उसे पता भी हो कि झूठी है। एतबार से हम इटली को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ। नॉर्थ के लोग मशहूर हैं अपनी तालीम, बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए। सेंट्रल सियासतदानों का घर है और साउथ माफिया का। साउथ और नॉर्थ का कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्थ के लोग फरारी पे सवारी करते हैं और साउथ के लोग गधों पे। आमतौर पे ये कहा जाता है कि इटली को 3 चीजों ने इकट्ठा रखा हुआ है, फुटबॉल ने, फरारी ने और करप्शन ने। यहाँ की करेंसी लिरा है। इटली आके सबसे ज्यादा खुशी बैंकों के बाहर लगे हुए एक्सचेंज रेट को देखकर मिलती है। जब आप पढ़ते हैं $1 के 1800 लिरे मिलेंगे, आप फौरन हिसाब लगाने लगते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि ₹1 के 36 लिरे मिलेंगे, आप खुशी से पागल होने वाले होते हैं और शॉपिंग के लंबे लंबे प्लान बनाने लगते हैं। शॉपिंग के लिए इटली दुनिया की अट्रैक्टिव लेकिन बहुत महंगी जगह है। कपड़े हो या जूते, फर्नीचर हो या कारें, पेंटिंग हो या एंटी, हर चीज ऐसी कि दिल ललचा जाए। लेकिन जब कीमत की तरफ नजर पड़े तो गर्दन बिजली की सी तेजी से मुड़े और पूछने लगे, पाकिस्तान किस तरफ है? के लिए उंगलियों का इस्तेमाल हजारों और लाखों साल तक होता रहा। फिर एक दिन किसी बहुत ही सफाई पसंद और आर्टिस्टिक खाने वाले को कुछ ख्याल आया तो उसने फॉक इजाद किया। उस शख्स का क्या नाम था कोई नहीं जानता। ये सब जानते हैं कि वो इटालियन था। मैनर्स, आदाब या तमीज किसे कहते हैं? दूसरों की खुशी के लिए अपनी मर्जी को कुर्बान कर देने का नाम तमीज है। और अगर आप जो जी में आए वो सरेआम और बेधड़क कर गुजरे उसे बदतमीजी कहा जाएगा। इटली में भी जीने के, उठने बैठने के, खाने पीने के कुछ आदाब हैं। ज्यादातर तो वही हैं जो बाकी दुनिया में हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पे यहाँ ज्यादा जोर है। बहुत ही बुरा समझते हैं अगर आप रुमाल में जोर से नाक चुनके और उसे खोल के गौर से देखने लगे, गोया नाक से कोई हीरे जवाहरात निकलने का इम्कान है। एक जमाने में यूरोप और अमेरिका में यह समझा जाता था कि अगर किसी को मैनर्स सिखाने हो तो उसे इटली भेज दिया जाए। यहाँ की नई नस्ल ने इटली का ये रिकॉर्ड काफी खराब कर दिया है, लेकिन इटली के पास अब भी दुनिया को सिखाने के लिए काफी कुछ है। रोमन कैथोलिक मजहब का घर इटली ही में है। दुनिया भर के चर्चों का चर्च वेटिकन सिटी भी यही है, जहाँ के हाकिम पोप हैं। वेटिकन सिटी वैसे तो रोम में ही है,
लेकिन इटली के कानून में इसे एक आजाद और खुद मुख्तार इलाका माना गया है। बहुत अजीब बात यह है कि इटली और वेटिकन का आपस का रास्ता सिफारत खाने के जरिए है। ये दुनिया की सबसे छोटी आजाद रियासत है, आबादी सिर्फ 1000, लेकिन इसका अपना झंडा, अपनी करेंसी, अपनी डाक की टिकटें, अपना अखबार, अपना रेडियो और रेलवे स्टेशन और अपनी पुलिस है। ये मस्जिद यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये वो सड़क है जिसके बारे में इटालियंस का दावा है कि ये दुनिया की सबसे पहली सड़क है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की बहुत सी पुरानी यानी पत्थर की बनी हुई सड़कों को उन्होंने एज इट इज प्रिजर्व किया हुआ है। इन पे चलते हुए गाड़ियां उछलती हैं, खड़कती हैं, एहतजाज करती हैं, लेकिन ये अपने फैसले पे कायम है। ऐसी सड़कों की मरम्मत भी करनी हो तो पत्थर ही लगाते हैं। इस वक्त हम नेपल्स में, और नेपल्स भी सिसिली की तरह माफिया का घर समझा जाता है। माफिया का लफ्ज इटली से निकलकर दुनिया भर में फैल चुका है। इस लफ्ज से मुराद कोई भी ऐसा ग्रुप जो ड्रग्स और दूसरे गैर कानूनी कामों में खासतौर पे कराए के कत्ल करता हो और इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कानून भी उसके आगे बेबस हो। इनकी पहचान डार्क सूट, डार्क ग्लासेस और जेल किए हुए बाज है। नेपल्स में जिनका ताल्लुक माफिया से नहीं भी है, वो भी इनकी तरह ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं। इटली में माफिया से डरने के साथ साथ लोग इनकी एक बात एप्रिशिएट भी करते हैं, और वो वही बात है जो हमारे यहाँ पुराने जमाने में डाकों के बारे में मशहूर थी, यानी अमीरों को लूटते और गरीबों की मदद करते थे।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 is 1. 1. Good. 2 is 2. 2. 2. 3 is 3. 3. 4 is 4. 4. Da bambino io sognai gli eroi e marinai, nella mente avevo già la mia idea di libertà. Aquí está el Olivia, me. और सब आज की तरह इटली में म्यूजिक की रवायत बड़ी स्ट्रांग और पुरानी है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, रोम जल रहा था, नेरो बांसुरी बजा रहा था। म्यूजिक से ये इश्क अभी तक मौजूद है। आजकल सारी दुनिया में एक आवाज में अपने झंडे गाड़े हुए हैं और वो आवाज पावरोटी की है, जिसने ओपेरा म्यूजिक को एक नई जिंदगी दे दी है। और बाय द वे, ओपेरा म्यूजिक भी इटली की पैदाइश है। ये रोम का ट्रेवी फाउंटेन है। अकीदा ये है कि जो भी इसमें कोई सिक्का फेंकेगा वो रोम वापस जरूर आएगा। कौन बदनसीब होगा जो एक सिक्का फेंक के रोम वापसी की इंश्योरेंस ना कराए। अब हर कोई मेरी तरह वॉइस ऑफ डिस्कवरी पे तो नहीं जा सकता। आप इस वक्त स्क्रीन पे इतनी सारी बिल्लियों को देखकर यकीनन हैरान हो रहे होंगे। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में ये बिल्लियां क्लियोपैट्रा की याद में जमा है और आज से नहीं, सदियों से जमा है। इनको जमा किया था जूलियस सीजर ने, जब वो क्लियोपैट्रा से शादी के बाद मजबूरन उसे मिस्र में छोड़कर रोम आ गया था। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्लियोपैट्रा को जूलियस सीजर ही से नहीं, बिल्लियों से भी इश्क था। ये पिरामिड भी जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा की याद ही में बनवाया था। बतौर पाकिस्तानी, इटली की जो बातें हमें इनका दीवाना बनाती हैं, वो इनका इश्क है अपने बच्चों और बूढ़ों के साथ। फैमिली यूनिट जितना स्ट्रांग इटली में है, पूरी गोरी दुनिया में कहीं नहीं। एक जमाने में बच्चों का शौक का ये आलम था कि एक एक घर में 8-10 बच्चे होना आम बात। बच्चों की तादाद तो कम हो गई है, जुनून कम नहीं हुआ। बच्चों से रिलेटेड एक और मजे की बात यह है कि अगर बच्चा रात को रो रहा हो और सोने का नाम ना ले रहा हो तो कहा यह जाता है कि उसके कपड़ों में कुछ पैसे रख दो, वो चुप हो जाएगा। जिन पाकिस्तानी बच्चों ने ये बात सुन ली है वो ज्यादा खुश होने की कोशिश ना करें और आइडिया ना सोचें, क्योंकि उनके माँ बाप इटालियन नहीं पाकिस्तानी हैं और उनको बच्चों को चुप कराने के और भी तरीके आते हैं। कहा यह जाता है कि आपका बेटा पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक आपका मास्टर या मालिक, 5 से 10 साल की उम्र तक आपका नौकर, 10 से 15 साल की उम्र तक आपका राजदार, और फिर सारी जिंदगी के लिए या तो वो आपका दोस्त है या दुश्मन है। बच्चों जैसा प्यार अपने बूढ़ों से भी करते हैं। यहाँ घर की हाकिम आज भी मामा है। किसी की मजाल नहीं कि मामा की बात ना सुने, खास तौर पे पापा साहब। और पापा साहब माने भी क्यों ना, मामा ने उन्हें एक ऐसी इजाजत दे रखी है जिसके लिए दुनिया भर के पापे तरसते हैं, और वो इजाजत है गर्लफ्रेंड रखने की।
पापा की जितनी गर्लफ्रेंड ज्यादा होंगी, सोसाइटी में उतनी ही इज्जत होगी। शायद यही वजह है कि बाकी यूरोप के मुकाबले में यहाँ की तलाक की रेशो बहुत कम है। इटली में मर्द हो या औरत और किसी भी उम्र में हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है अच्छा लगना। हर इटालियन डिजाइनर क्लोथ पहनने के चक्कर में रहता है। अरमानी, गुची, फेंडी, वैलेंटिनो बेतहाशा महंगे नाम है, लेकिन इटालियन को इसकी परवाह नहीं। वो चाहते हैं कि जब भी घर से निकलें तो उन जैसा कोई ना हो। खास तौर पे इतवार को इटली की हर सड़क कैटवॉक बनी होती है। ये इनके जो इशारे हैं वो भी सारी दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। जैसे कि सारी दुनिया में गुड बाय इस तरह किया जाता है, जबकि ये करते हैं चाओ चाओ। इसी तरह जब किसी से नापसंदीदगी का इजहार करें, यानी थोड़ा सा नापसंद हो तो कहते हैं, और बहुत ज्यादा नापसंद हो और इसी तरह अगर इन्हें कोई चीज खाने में बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो कहते हैं बोनो बोनो। और जब गुस्सा करने स्कूज होती है, इस तरह किया जाता है, जबकि ये करते हैं चाओ चाओ। इसी तरह जब किसी से नापसंदीदगी का इजहार करें, यानी थोड़ा सा नापसंद हो तो कहते हैं, और बहुत ज्यादा नापसंद हो और इसी तरह अगर इन्हें कोई चीज खाने में बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो कहते हैं बोनो बोनो। और जब गुस्सा करने स्कूज होती हो स्कूज हो। और इसी तरह जब इन्हें कोई रास्ता मालूम ना हो, आप इनसे रास्ता पूछें तो कहते हैं और अगर बताएंगे भी सही तो कहेंगे वाई दृतो ए पोई सिनिस्tra, वाई दृतो सिनिस्tra। क्या मतलब हुआ इसकी? यानी सीधे जाए और फिर लेफ्ट मुड़ जाए। जिसे आमतौर पर दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर कहा जाता है, इसके बारे में एक अजीब बात है। ये या तो लोगों को बेतहाशा इम्प्रेस करता है या बिल्कुल मायूस। मशहूर अंग्रेज अदीब D.H. लॉरेंस ने तो इसका जिक्र बहुत ही बेजारी से किया है। लेकिन ये भी है कि लॉर्ड बायरन, ब्राउनिंग, हेनरी जेम्स और मशहूर जर्मन मौसीकार वेगनर जैसे लोग इंस्पिरेशन के लिए यहाँ आकर रहा करते थे। 80 लाख टूरिस्ट हर साल वेनिस को देखने के लिए आते हैं। वेनिस को फ्लोटिंग सिटी यानी तैरता हुआ शहर कहते हैं। इसके घर, गलियां, बाजार सब पानी में घिरे हुए हैं। पानी ही यहाँ का ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया है। यहाँ लोगों के पास अपनी कारें नहीं, कश्तियां हैं। मशहूर सैयाह मार्को पोलो वेनिस का ही रहने वाला है। ये चर्च ऑफ सांता मारिया है। इसकी एक दीवार में माउंट ऑफ ट्रुथ है, जिसके बारे में रिवायत है कि अगर कोई झूठा आदमी इसमें हाथ डालेगा तो उसका हाथ जकड़ा जाएगा।
रिवायत सच्ची हो या झूठी, आप ही बताएं, ऐसा कौन है जिसने कभी भी झूठ ना बोला? ये भी मशहूर है कि क्लियोपेट्रा सेन के जूलियस सीजर साहब ने किसी को सजा देनी होती थी तो उसे इस इम्तिहान से गुजारा करते थे। वो अलग बात है कि माउथ ऑफ ट्रुथ में पहले से बिच्छू छोड़े हुए होते थे। इटली बहुत ही अजीबोगरीब मुल्क है, इसको समझना आसान नहीं है। यहाँ चोरी और करप्शन आम है, लेकिन चोरों और करप्ट लोगों के भी कुछ उसूल हैं। मसलन इन लोगों को अपने फैमिली यूनिट का बहुत ख्याल है, इसलिए कोई चोर किसी ऐसे घर में चोरी करने नहीं जाएगा जिसमें लोग मौजूद हों, चाहे वो कोई एक बूढ़ा ही क्यों ना हो। इसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ठेकेदार दबा कर रिश्वत देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन में मामूली सी बेईमानी कभी भी नहीं करेगा। रोम में घूमते हुए इन जिप्सी से बचिए, इनसे ज्यादा परफेक्ट जेब कतरा या कतरिया शायद ही दुनिया में कहीं हो। एक साथ एयरपोर्ट पे अपना ब्रीफ केस दोनों टखनों के दरमियान दबा के खड़े फोन कर रहे थे। किसी ने इतनी सफाई से गायब किया कि उन्हें जहाज में बैठकर एहसास हुआ कि उनका ब्रीफ केस अब उनका नहीं रहा। खाना बदोश कहीं के भी हों खतरनाक होते हैं। कैमरा लेके उनका पीछा करना बहुत रिस्की था, लेकिन शेर साहब ने ये रिस्क लेने का फैसला किया और उसके बाद रोम के इस बाजार में हमें जिप्सीज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने मुंह छुपा छुपा के और इटालियन जबान में कुछ प्यार भरी बातें सुना सुना के ये बात साबित कर दी कि वो किस मिशन पे निकले हुए। डिस्कवरी के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए 2 शर्तें बड़ी मुश्किल है, यानी एक दिन खुद कमा के खाना और कोई ऐसा काम करना जो पाकिस्तान में करते हुए शर्म आए। वैसे तो खैर आराम के अलावा हर काम में शर्म आती है। बहरहाल मैंने तो एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए हैं, यानी पैसे भी कमा लिए और अजनबी मुल्क का फायदा उठा के बेशरम भी हो लिया हूँ। बड़ा मशहूर मुहावरा है, डू इन रोम एज रोमन्स डू। बड़ा अच्छा मुहावरा है, हम इस पर अमल करना चाहते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस मुहावरे में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया डू व्हाट इन रोम एज रोमन्स डू, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो रोमन्स की तरह किए जा तो सकते हैं, अपने टीवी पे नहीं दिखाए जा सकते। एक ऐसी चीज यहाँ खाई जाती है और एक चीज पी जाती है कि मुश्किल है। एक ईमानदारी की बात यह भी है कि कुछ काम रोमन्स के ऐसे भी हैं जो इन जैसा करने की हसरत लिए कई कौमें आईं और चली गईं, लेकिन नहीं कर सकी। उनमें मैं भी शामिल हूं। तो नतीजा ये निकला कि ये मुहावरा बदल देना चाहिए और ये होना चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इन रोम एज रोमन्स डू। ये लिबास पहनकर मुझे अजीब सा ख्याल आ रहा है कि रोमन्स अगर आजकल के जमाने में होते तो इस तलवार के साथ उनके हाथ में गोली की डिबिया भी होती। और हाँ, बाय द वे शेर साहब, मैंने ये लिबास पहन के आपकी एक शर्त तो पूरी कर दी, मैं ये काम पाकिस्तान में कभी नहीं कर सकता था। खुदा हाफिज़। आवे। इस वॉइस ऑफ डिस्कवरी में मेरी डिस्कवरी ये है कि इटालियन अपने मिजाज में, तबीयत में, गुस्से और खुशी के इजहार में बिल्कुल हमारी तरह है। इनफैक्ट
पूरे यूरोप में स्पेनिश लोगों के अलावा अगर कोई हमारी तरह है तो वो इटालियंस है। खुदा हाफिज।